नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबी क्लासेस में। हम लोग देख रहे हैं एडिटेरिया के द्वारा निकाला गया एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 वस्तुनिष्ठ ऑल आउट के प्रश्न। आज देखेंगे इतिहास क्लास 12 का प्रश्न, जिसमें टोटल जो है कितने चैप्टर सम्मिलित है, तो टोटल 12 चैप्टर जो है वो सम्मिलित है। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या करा कि किस हड़प्पाई स्थल पर नहरों के अवशेष मिले, किस हड़प्पाई स्थल पर, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोरतुघई। क्या है, सोरतुघई। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों को प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पाई बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सामान्यतः हड़प्पा स्थलों की बस्तियां दो भागों में विभाजित होती थी, बिल्कुल जो है वो सही। और एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया जिसे दुर्ग कहा जाता था, दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था जिसे निचला शहर कहा गया था। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। बस्ती दो भागों में विभाजित था, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसके निचले शहर से अलग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पाई समाधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। इन समाधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन की अवधारणा के सबूत मिलते हैं, बिल्कुल सही। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं, ये भी सही है। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास था, ये गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। कहीं कहीं पर मृतकों के तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था, परंतु कुछ मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। तो आंसर हो जाएगा बी। हड़प्पा काल में वस्तु और उसके प्राप्ति स्थान का मिलान करें, एक तरफ वस्तु एक तरफ प्राप्ति स्थान। शंख तो है बालाकोट से, लाजबर्द मणि जो है वो सोरतुघई से, तांबे जो है वो दक्षिण भारत से नहीं, तांबे जो है खेतड़ी से, और सोना जो है दक्षिण भारत से। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। हड़प्पाई व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं कौन सा सत्य कथन है। तो हड़प्पा व्यापार समुद्र के मार्ग से भी होता था, सही है। दिलमुन के लेख से हड़प्पा को मेलुहा कहा जाता था, गलत है। आंसर केवल 1 सही है। क्या है, 1 है। मेलुहा के विषय में मेसोपोटामियाई मिथक यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, जिसकी आवाज राज प्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। क्या यह नाम उसे अपनी आवाज से मिला था? ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया से संपर्क समुद्रिक मार्ग से था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम मोहरों और जहाजों तथा नावों के चित्रांकन जो है वो पाते हैं। क्या है, पाते हैं। हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन करना। किसके, बाटों के संदर्भ में। आइए देखते हैं। तो बाट सेलखंडी नामक पत्थर से बनाए जाते थे, गलत। इन बाटों के निचले मानदंड दशमलव थे, जबकि ऊपरी मानदंड द्विआधारी प्रणाली का अनुसरण करते थे, ये भी गलत। ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित है। ये बाट समानता चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। किस नामक पत्थर से? तो ये हो जाएगा चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विधारी होता था, 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि 12,800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग समता, आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में सत्य कथन का जो है चयन करना है। ये क्या है, तो हड़प्पाई बस्तियों की संख्या जो कम हुई है। क्या है, कम हुई है। तो ये जो है असत्य कथन। नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी, हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व का अंत हो गया था, सही। आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी है? और ये लिखे हैं S.N. राव ने। S.N. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा।
खोजकर्ता क्या है, खोजकर्ता और उनसे संबंधित स्थलों को मिलान करें, एक तरफ खोजकर्ता एक तरफ हड़प्पाई स्थल है। एस आर राव जो है वो है लोथल के, बीबी लाल कालीबंगन, एम आर मुगल जो है वो है बहाबलपुर और आर एस बिष्ट जो है धौलावीर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो 9 का ए हो जाएगा, बी ए डी सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा कालीन कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। तो खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था, बिल्कुल सही। कालीबंगन में जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, सही। एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, ये भी सही। आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विशाल स्नानागार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी, गलत। जलाशय के तीनों ओर कक्ष बने हुए थे जिनसे एक कक्ष में कुआं था, सही। जलाशय के उत्तर में 8 स्नानागार बने हुए थे, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 11 के 2 और 3 सही है, आंसर सी हो जाएगा। ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार एक बड़े आयताकार आंगन में बना एक विशाल टैंक था जिसके चारों ओर एक गलियारा था। टैंक में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशाओं से सीढ़ियों के 2 क्रम बने थे। इस टैंक को ईंटों के किनारे पर लगाकर और जिप्सम के गारे का इस्तेमाल करके जलरोधी बनाया गया था। इसके 3 तरफ कमरे बने थे जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं भी था। टैंक का पानी बहकर एक विशाल नाली में चला जाता था। उत्तर दिशा में एक गली के पार एक छोटी इमारत थी, इसमें 8 स्नानागार थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4, हर स्नानागार की नालियां एक मुख्य नाली से जुड़ी हुई थी जो उस गलियारे के साथ साथ चलती थी। इस संरचना की विशिष्टता और साथ ही जिस संदर्भ में यह मिली थी, यानी गढ़ और सीडाडेल, जहाँ कई अन्य विशिष्ट इमारतें भी थी, उसे देखते हुए विद्वानों ने यह सुझाव दिया कि इसका उपयोग किसी विशेष प्रकार के धार्मिक स्नान के लिए किया जाता रहा होगा। नेक्स्ट है, हड़प्पाई अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने हड़प्पाई लिपि समझी, गलत। बाएं से दाएं लिखी जाती थी, गलत। आंसर ना तो 1 और ना ही 2 जो है वो सत्य है। ज्यादातर शिलालेख छोटे हैं और सबसे लंबे शिलालेख में लगभग 26 चिन्ह है। कितने? 26 चिन्ह है। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन यह साफ है कि यह वर्णमाला आधारित नहीं थी। इसमें हर चिन्ह किसी स्वर या व्यंजन को दर्शाता हो नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या बहुत ज्यादा है, लगभग 375 से 400 के बीच है। यह भी साफ है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। क्या है? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर ज्यादा जगह और बाईं ओर कम जगह दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे लिखने वाले ने दाईं ओर से लिखना शुरू किया और फिर बाईं ओर जगह कम पड़ गई हो। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला? और इसका सही आंसर हमारा जो होगा वो है जेम्स प्रिंसेप ने। क्या है? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक में है, बिल्कुल सही है। पूर्वोत्तर में मिले अभिलेख अरामीक और यूनानी भाषा में, यह गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक में है, जबकि पश्चिमोत्तर में मिले अभिलेख जो है, पश्चिमोत्तर में, पूर्वोत्तर में, पश्चिमोत्तर में मिले अभिलेख अरामीक और यूनानी भाषा में है। प्राकृतिक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए। अरामीक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया था। इसका अरामीक। मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन सम्मिलित नहीं था? और इसका सही आंसर हो जाएगा काशी जो है सम्मिलित नहीं था। मौर्य साम्राज्य में जो है 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र था। राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी था। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। यह एक बृहद शिलालेख है, गलत है। प्रयाग प्रशस्ति प्राकृतिक भाषा में लिखित है, गलत है। ना तो 1 और ना ही 2 है। इलाहाबाद जो है स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, क्या है? हरिसेन ने। किसने? हरिसेन ने, जो स्वयं गुप्त सम्राटों से के समता है। सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ने संस्कृत में की थी। किस भाषा में? प्रयाग प्रशस्ति के संस्कृत भाषा में। जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पाली भाषा में लिखी गई। जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया है कि इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियां हैं, जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया होगा। जातक कथाएं पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है,
6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत कथन का चयन कीजिए। इस काल में भारत में प्रथम नगरीकरण का प्रारंभ हुआ, गलत। विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं का विकास हुआ, गलत। लोहे का प्रथम बार प्रयोग किया, ये सही है। विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं का जो है विकास हुआ, ये हमारा सही है। लोहे का प्रथम बार प्रयोग हुआ, ये गलत है। 18 के बी हो जाएगा, केवल 2 जो है वो सही है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को अक्सर शुरुआती भारतीय इतिहास में एक अहम मोड़ माना जाता है। यह वो दौर है जो शुरुआती राज्यों, शहरों, लोहे के बढ़ते इस्तेमाल, सिक्कों के विकास वगैरह से जुड़ा है। इस दौर में अलग अलग तरह के सोच के सिस्टम भी उभरे, जिनमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी शामिल है। शुरुआती बौद्ध और जैन ग्रंथों में दूसरी बातों के अलावा 16 राज्यों का जिक्र मिलता है, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। हालांकि इन राज्यों की सूचियां अलग अलग है, फिर भी कुछ नाम जैसे बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती बार बार आते हैं। जाहिर है ये सबसे अहम महाजनपदों में से थे। अगला प्रश्न है कि महाजनपदों में सर्वप्रथम मगध के साम्राज्य के रूप में उद्भव के क्या कारण थे? सत कथन का चयन करना है। तो उपजाऊ भूमि बिल्कुल सही, जंगलों की उपलब्धता ये भी सही, लोहे की खदानें ये भी सही। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों सही है। 6ठी और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मगध, जो आज के बिहार में है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इस विकास को कई तरह से समझते हैं। मगध एक ऐसा क्षेत्र था जहां कृषि विशेष रूप से उत्पादक थी। इसके अलावा लोहे की खदानें थी जो आज के झारखंड में है, आसानी से उपलब्ध थी और औजारों और हथियारों के लिए संसाधन प्रदान करती थी। नेक्स्ट प्रश्न है तमिलकम। तमिलकम के अंतर्गत कौन से क्षेत्र सम्मिलित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के कुछ हिस्से। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। प्राचीनतम अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत कथन का जो है चयन कीजिए। प्राचीनतम अभिलेख ब्राह्मी भाषा में लिखे जाते थे, गलत। तमिल भाषा में भी अभिलेख मिलते हैं, ये सही है। आंसर हो जाएगा केवल 2। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृतिक उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी। अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि यह नाम प्राकृतिक अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। आपको यहाँ तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। ब्राह्मी लिपि है, न कि भाषा है। मनुस्मृति का संकलन किस कालखंड में किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा 200 ईसा पूर्व से जो है 2000 ईसा पूर्व तक। क्या है? ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। ब्राह्मणों की इन आचार संहिताओं को विशेष पालन करना होता है किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। तो आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। पुरुष सूक्त, जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का अंश शामिल है, किस वेद से संबंधित है? तो ये ऋग्वेद में। क्या है? ऋग्वेद में जो है वो सम्मिलित है। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धृत करते थे, जो आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व जिनमें चारों वर्ण शामिल है, इसी पुरुष के शरीर से उपजे हैं। ब्राह्मण उसका मुंह था, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित हुआ, वैश्य उसकी जंघा थी और उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। बहिर्विवाह पद्धति किससे कहा जाता था? बहिर्विवाह। और इसका सही आंसर हो जाएगा अलग अलग गोत्र में विवाह होना। आंसर हमारा सी होगा। जहां बेटों को पितृवंश की निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था, वही इस व्यवस्था के अंतर्गत बेटियों को कुछ अलग नजरिए से देखा जाता था। घर के संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं होता था। साथ ही उनका विवाह अपने गोत्र या परिवार से बाहर के परिवारों में करना ही उचित माना जाता था। इस प्रथा को बहिर्विवाह, जिसका शाब्दिक अर्थ है बाहर विवाह करना, कहा जाता था। इसका तात्पर्य यह था कि उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करने वाले परिवारों की युवतियों और स्त्रियों के जीवन को अक्सर बड़ी सावधानी से नियंत्रित किया जाता था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका विवाह सही समय पर और सही व्यक्ति के साथ ही हो। इसी से यह धारणा विकसित हुई है कि कन्यादान अर्थात विवाह के अवसर पर अपनी पुत्री को भेंट स्वरूप देना पिता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है। अगला है धर्मशास्त्र के कानूनों को लागू करवाने के लिए ब्राह्मणों ने क्या उपाय अपनाए? सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। तो वर्ण व्यवस्था को दैवीय व्यवस्था बताया, बिल्कुल सही। शासकों की इस व्यवस्था को लागू करवाने का उपदेश दिया, ये भी सही। लोगों को विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, ये भी सही। आंसर हमारा हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 जो है ये तीनों सही है।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि थेरावादी क्या है, थेरावादी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरानों सम्मानित शिक्षकों के मार्ग के अनुयायी। महायान के समर्थकों ने अन्य बौद्धों को हीनयान का अनुयायी माना, हालांकि पुरानी परंपरा के अनुयायियों ने खुद को थेरावादी बताया, यानी वे लोग जो पुराने सम्मानित गुरुओं थेरो के मार्ग पर चलते थे। आंसर हो जाएगा सी। प्राचीन भारतीय धार्मिक परंपराओं के संदर्भ में शब्द आयुध का तात्पर्य क्या है? इसका है कि मूर्तियों में देवताओं द्वारा धारण किए गए अस्त्र शस्त्र या शुभ वस्तुएं। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। वैष्णव संप्रदायों के मामले में देवी देवताओं के विभिन्न अवतारों या रूपों के इर्द गिर्द पंथ विकसित हुए। इस परंपरा के अंतर्गत 10 अवतारों को मान्यता जो है वो दी गई थी। अगला है बौद्ध संघ तथा महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो परम में बुद्ध स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने के विरुद्ध है, बिल्कुल। जिन बौद्ध भिक्षुनियों ने निर्वाण प्राप्त कर लिया उन्हें थेरी कहा गया, यह भी सही है। आंसर हमारा हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली जो है वो पहली जो है भिक्षुनी बनी। कई स्त्रियां जो संघ में आई वो धम्म की उपदेशिका बन गई। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। क्या है? निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की थी। बुद्ध के शिक्षाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। बुद्ध की शिक्षाओं को विनय पिटक में संकलित किया गया है, यह गलत है। क्या है? गलत है। उन्होंने विश्व को अनित्य बताया, सही। उनके अनुसार विश्व आत्मा विहीन है, ये भी सही। आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। बुद्ध के शिक्षाओं को उन कहानियों से फिर से बनाया गया जो मुख्य रूप से सूत पिटक में मिलती है। किसमें मिलती है? सूत पिटक में जो है मिलती है। हालांकि कुछ कहानियां उनकी चमत्कारी शक्तियों का वर्णन करती है, वहीं दूसरी कहानियां यह बताती है कि बुद्ध ने अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करने के बजाय तर्क और समझा बुझाकर लोगों को मनाने की कोशिश की है। नेक्स्ट है जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। संपूर्ण विश्व प्राणहीन है, अतः हिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, गलत है। कर्म से मुक्ति के लिए त्याग आवश्यक है, ये सही है। आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 हमारा सही है। जैनों का मूल दर्शन वर्धमान के जन्म से पहले ही उत्तरी भारत में मौजूद था। वर्धमान, जिन्हें बाद में महावीर के नाम से जाना गया, का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 अन्य शिक्षक हुए थे, या शाब्दिक अर्थ में कहे तो लोग जो पुरुषों और स्त्रियों के जीवन नदी के पार ले जाते थे, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि संपूर्ण विश्व सजीव है, यहाँ तक कि पत्थरों, चट्टानों और जल में जीवन होता है। जीवित प्राणियों, विशेषकर मनुष्यों, पशुओं, पौधों और कीड़े मकोड़ों को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाना जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है। वास्तव में जैन धर्म में जिस अहिंसा के सिद्धांत पर जोर दिया गया है, उसने समग्र भारतीय चिंतन पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। अल बरूनी को भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों को सामना करना पड़ा? तो वो भाषा का बिल्कुल, धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता, सही है। धन की कमी, गलत। आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। अल बरूनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित था। उसने कई अवरोधों की चर्चा की जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। इनमें से पहला अवरोध भाषा थी। उसके अनुसार संस्कृत, अरबी और फारसी में इतनी भिन्नता थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी में अनुवादित करना आसान नहीं था। अगला है इब्न बतूता द्वारा डाक व्यवस्था के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। भारत में 2 प्रकार के डाक व्यवस्था है। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलूक कहा जाता था, बिल्कुल सही। पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता है, ये भी सही। पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है, ये भी सही। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। क्या है? 1, 2, 3 होता है। नेक्स्ट है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी है? और ये लिखे है फ्रांसवा बर्नियर ने। फ्रांसवा बर्नियर ने। प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया है? सही आंसर हमारा हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू ने। क्या है? मॉन्टेस्क्यू ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था, सही। दासों का इस्तेमाल मुखबिरी में किया जाता था, सही। बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा, यह भी सही। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों जो है वो सही है। अल बरूनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। उसने किताबुल हिंद लिखी, बिल्कुल सही। उसने अपना लेखन अरबी भाषा में किया, ये भी सही है।
वह 12वीं शताब्दी में भारत आया था। ये गलत है। क्या है? ये गलत है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही, आंसर केवल 1 हो जाएगा। क्या है? 1 हो जाएगा। अरबी में लिखी गई अल बिरूनी की कृति किताबुल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है और यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन, विधियों, मूर्ति कला, कानून, मापदंड, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर जो है 80 अध्यायों में विभाजित है। 80 अध्यायों में जो है वो विभाजित है। अल बरूनी जो है 1017 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय जो है भारत आया था। तो 11वीं शताब्दी में जो है वो भारत आया था। इब्न बतूता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। उसने अपना यात्रा वृत्तांत रिहला फारसी में लिखा, गलत। वह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 13वीं सदी में भारत आया, गलत। सही आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में क्या है? अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत जिसे क्या है? रिहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। कैसे? 14वीं जो है शताब्दी में क्या है? मोरक्को के इस यात्री का जन्म तैजियर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामिक कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, उसमें हुआ था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल की। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग में सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयाशील जो है वो क्या है? संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित हो बतूता ने मुल्तान और कच्छ के रास्ते होकर दिल्ली की ओर जो है वो प्रस्थान किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करना। सत्य कौन है? तो दुआर्ते बरबोसा ने दक्षिण भारत की यात्रा की, सही है। इतालवी चिकित्सक मनु की कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए, सही है। फ्रांसीसी जौहरी जियो बैप्टिस्ट टैबर्नियर ने कम से कम 7 बार भारत की यात्रा की, गलत है। जोइसिस्ट रॉबर्टो नोबिली ने भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित किया, सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। वीर शैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं सत्य कथन। इसका उद्भव 13वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ, गलत। वे अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे, सही है। केवल 2 सही है। क्या है? 2 सही है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बासबन्ना 1106 से 68 नामक एक ब्राह्मण ने किया। बासबन्ना कलाचुरी राजा के दरबार में जो है मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शैव, शिव के वीर व लिंगायत, लिंग धारण करने वाले कहलाए। आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में महत्व है। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं। वे अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। मध्यकाल में मालाबार तट पर बसे मुसलमान व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। तो वे स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाए, सही। हालांकि स्थानीय आचारों जैसे मातृकुल्यता को न अपनाकर पितृसत्ता के विचारों पर बल दिया, ये गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 1। क्या है? केवल 1। अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट केरल के किनारे बसे, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया अपितु स्थानीय आचारों जैसे मातृकुल्यता और मातृगृहता को भी अपनाया। अगला है सूफी मत के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का जो है चयन करें। इन्होंने धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना पैगंबर के व्यवहार को बौद्धिक व्याख्या को आलोचना की, बिल्कुल सही। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की, ये भी सही। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है सही है। किस सिख गुरु की रचनाओं को अंतिम रूप से शामिल कर सिखों के धार्मिक ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। क्या है? गुरु तेग बहादुर। बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को सुगठित कर अपने ही हिंदू और मुसलमान दोनों में पृथक चिन्हित किया। 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की बानी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। इन्हीं को गुरु बानी कहा जाता है और ये अनेक भाषाओं में रचे गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। मीरा के गुरु कौन थे? मीरा के गुरु जो है वो रैदास थे। क्या है? रैदास थे। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रैदास थे, जो कि एक चर्मकार थे। इससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया।
ऐसा माना जाता है कि अपने पति के राजमहल के स्वर को त्याग कर उन्होंने विधवा के सफेद वस्त्र अथवा सन्यासिनी की जोगियां वस्त्र धारण किए। नेक्स्ट है, महान और लघु परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। यह संपूर्ण भारतीय समाज के संस्कृति के आचरण का वर्णन करता है, गलत। जिन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग करते थे उन्हें महान परंपरा कहा गया। स्थानीय लोकाचारों का पालन लघु परंपरा कहा गया। ये दोनों सही है। आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है। 44 के जो है वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करना है। तो अंडाल एक नैनार स्त्री भक्त थी, ये गलत है। क्या है? गलत है। नलीरा दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था, सही। अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई, सही है। स्त्री भक्तों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों को परित्याग किया, सही है। आंसर क्या हो जाएगा? असत्य जो है 45 के 1 है। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई। कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि भक्ति संत विविध समुदायों से थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान। कुछ तो उन जातियों से आए थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता है, अस्पृश्य जो है माना जाता है। नैनार परंपरा में उसकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया, हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों को जो है परित्याग जो है वो किया था। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्न में से किस सूफी संत की काव्य रचना गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? अब वो है बाबा फरीद की। क्या है? बाबा फरीद की। हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की है? और ये खोज की है कॉलिन मैकेंजी ने। कॉलिन मैकेंजी ने। कब? तो 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में। कृष्णदेवराय ने अपने माँ के नाम पर किस नगर की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा नगलमपुरम। क्या है? नगलापुरम। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई, गलत है। क्या है? नहीं, इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में ही की गई, 1336 ईस्वी में, तो ये सही है। कुद्दीराई चेट्टी सेना के प्रमुख अधिकारी होते थे, गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है। क्या है? केवल 1 सही है। तालीकोटा के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। विजयनगर का नेतृत्व उसके राजा राम राय द्वारा किया गया, गलत। इस युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर तथा बरार की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को हरा दिया, ये गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा ना तो 1 और ना तो 2। कृष्णदेव की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों या सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश अराबिदु के हाथों चला गया, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहा। पहले की ही तरह इस काल में भी विजयनगर शासकों और साथ ही दक्कन सुल्तानों के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे। अतः यह स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सुल्तानों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणत हुई। 1565 ईस्वी में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राजसी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, कि युद्ध में जो है उत्तरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा और कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां अराविदु राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी, तिरुपति के समीप है, चंद्रगिरी से शासन किया। तो आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2 सही है। मुगल काल में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। तो मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे, सही। 17वीं सदी के स्रोत 2 किस्म के किसानों की चर्चा करते थे, खुदकाश्त व पाहीकाश्त, सही। पाहीकाश्त वे खेतिहर थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे, तो ये जो है सही। तो आंसर हमारा 1, 2, 3 तीनों जो है वो सही है। मुगल कालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो समानतः पंचायत में विभिन्न जातियों के लोग होते थे, सही। सार्वजनिक कार्यों के लिए ग्राम कोष होता था, सही। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है सही हो जाएगा। क्या है? दोनों हमारा आंसर सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि असम में पायक कौन थे? असम में जो है वो पायक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले। असम में अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे। ये वे लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एक अधिकार का ऐलान भी कर रखा था। मुगल कालीन राजस्व कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। कर के लिए निर्धारित रकम को जमा कहा जाता था, बिल्कुल सही।
अमील गुजार राजस्व कर वसूलने का कार्य करता था, ये भी सही। खेतिहर नगद भुगतान द्वारा ही कर अदा कर सकता था, ये गलत। आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 जो है वो सही है। अमील गुजार या राजस्व वसूली करने वालों के कामों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया था कि जहां उसे कोशिश करनी चाहिए कि खेतिहर नगद भुगतान करे, वहां फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। राजस्व निर्धारित करते समय राज अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा रखने को कोशिश करता था, मगर स्थानीय हालत की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल कालीन कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो किसानों को ऐसी फसलों की खेती के लिए बढ़ावा दिया जाता था जिनसे भूखमरी कम हो, गलत है। कपास और गन्ने जैसी फसलों को भी कर के लिए बढ़ावा दिया जाता था, सही है। आंसर हो जाएगा केवल 2, क्या है, केवल 2। मध्यकाल में कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। महिलाएं बड़े स्तर पर कृषि कार्य में जो है संलग्न थी, सही है। राजस्वला महिलाओं को हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाजत नहीं थी, ये भी सही। आंसर हमारा जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है सही है। इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे। इसके कारणों के संदर्भ में सत्य कथन का जो है चयन करना है। राजस्व का निर्धारण फसल की उपज के अनुसार बदलता था, जिससे उन्हें सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व चुकाने में कठिनाई होती थी, यह जो है गलत है। प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी, सही है। कृषि की उपज की कीमतें नीची थी। जमींदार की शक्ति रैयत से राजस्व इकट्ठा करने तथा जमींदारी प्रबंध करने तक सीमित थी, ये सही है। कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किया, और इसका सही आंसर हो जाएगा जमींदारों को सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया और स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, गलत है। आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3 हो जाएगा। जोतदार किन्हें कहा जाता था, तो वो कहा जाता था धनी किसानों के वर्ग को। ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को जंगल महालों में बसने को नियंत्रण क्यों दिया, सत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन, तो संथाल अंग्रेजों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखते हुए खेती कर सकते थे, यह असत्य है। संथाल अस्थायी कृषि के लिए स्वेच्छा से सहमत थे। पहाड़ियां जनजाति झूम खेती नहीं छोड़ना चाहती थी, सही है। संथालों से अंग्रेजों को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व लाभ प्राप्त होता था, सही है। आंसर हमारा होगा डी होगा। राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफी बड़े इलाके को दामिन ई कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया, और इसका सही आंसर होगा 1832 ईस्वी में। पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सके, तो संथालों के राजमहल की पहाड़ियों पर बसने के कारण, सर्वाधिक उर्वरक जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो जाने के कारण, ये दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। परिसीमन कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। इसे अंग्रेजों ने 1859 में रैयतों को ऋणदाताओं के शोषण से बचाने के लिए पारित किया, सही है। इसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए मान्य हो गए, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, 63 के सी हो जाएगा। दक्कन दंगा रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1878 ईस्वी में जो है पेश किया गया। 5वीं रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी, बिल्कुल सही। यह 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई, ये भी सही है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक विस्तृत रिपोर्ट थी, ये भी सही है। 1, 2, 3 तीनों जो है ये सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है हमें चयन करना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो पहाड़ियां तथा संथाल राजमहल के कई स्थायी निवासी थे, ये गलत थे। उदाल पहाड़ियां जीवन का तथा हाल संसाधनों की शक्ति का प्रतीक था, ये बिल्कुल जो है सही है। कई बार दोनों अंग्रेज के विरुद्ध एकजुट होकर लड़े, गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 2 जो है वो सही है। बुकानन की यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो वह प्राकृतिक संसाधनों से लबालब भरे वनों को संरक्षित कर उसके दोहन के पक्ष में था, तो ये गलत है। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। 1857 की क्रांति के पूर्व अफवाहों के संदर्भ में सत्यकूट का जो है चयन करना है। चर्बी वाले कारतूस की बात अंग्रेज अफवाह मानते थे, सही है। भारतीय आम जनता में यह बात व्याप्त थी कि उनके धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया जा रहा था, ये भी सही है। अफवाहों को समाज सुधार कानून तथा सती प्रथा एवं हिंदू विधवा विवाह आदि के कारण बल मिला, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों जो है हमारा क्या है वो सही है। 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया, और इसका सही आंसर हो जाएगा गोनू, क्या है गोनू।
एक गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यह कथन लॉर्ड कैनिंग का है, गलत। यह भारतीय जो है साम्राज्य के संदर्भ में बोला गया, गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 70 के डी, ना तो 1 ना तो 2। 1800 जो है 51 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में यह रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया था। सहायक संधि के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजली द्वारा 1798 में तैयार की गई, यह सही है। अंग्रेज अपने सहयोगों को बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, सही है। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, यह भी सही है। सहयोगी पक्ष किसी और शासक के साथ संधि तो कर सकेगा, परंतु अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा, यह गलत। आंसर हो जाएगा डी, क्या है, डी हो जाएगा। देश से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, यह कथन किस संदर्भ में कहा गया? और यह कहा गया है अवध के विलय में। क्या है? अवध के विलय में। एक मुश्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था कब लागू किया गया? तो 1856 ईस्वी में जो है वो लागू किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। क्या है सत्य कथन? क्या है? क्या है? तो शाहमल मध्य प्रदेश के बड़ौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे, ये गलत है। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया, सही है। केवल 2 जो है वो सही है। शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। वह एक जाट कुटुंब के संबंध रखते थे जो 84 देश में फैला हुआ था। इस इलाके की जमीन सिंचाई की सुविधाओं से लैस और उपजाऊ थी। अवध के तालुकदारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? तो 1855 में अवध के अधिग्रहण के बाद तालुकदारों की सेनाएं भंग कर दी गई, गलत है। 1857 के विद्रोह में तालुकदारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, यह सही। आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 जो है वो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। विद्रोही ब्रिटिश शासन ध्वस्त करने के पश्चात कुछ स्थानों पर 18वीं सदी के पूर्व ब्रिटिश शासन व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना चाहते थे, सही है। उन्होंने भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया, यह भी सही। आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों जो है सही है। किन घटनाओं के कार्यक्रम का निर्धारण आरोही क्रम में जो है करना है? निम्न घटनाओं का जो है करना है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले जो है खेड़ा किसान आंदोलन जो है कब हुआ था? तो ये खेड़ा किसान आंदोलन 1918 में हुआ था। चंपारण का नील विद्रोह अगर कहा जाए तो 1917 में हुआ था। क्या है? 1917 में हुआ था, 17-18 में। और अहमदाबाद मिल आंदोलन भी 1918 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस पर प्रतिबंध जो है 1914 से 18 में। तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। सबसे पहले जो है वो क्या हो जाएगा? 3, फिर 2, फिर 1, फिर 4। आंसर हो जाएगा कौन सा? ए। महात्मा गांधी की जीवनी किस विदेशी लेखक ने लिखी है? और इसका आंसर हो जाएगा लुई फिशर ने। क्या है? लुई फिशर ने लिखी है। अगला है 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? और इसका सही आंसर होगा जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड। जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाया। क्या है? उन्हें सजा सुनाया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का जो है चयन कीजिए। तो गांधी जी के आगमन के पहले भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप मध्यवर्गीय था, बिल्कुल सही। महात्मा गांधी आमजन की तरफ वेशभूषा धारण करते थे, जिसके कारण राष्ट्रवाद का स्वरूप व्यापक हुआ, सही है। पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सही है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं है जो सत्य है, सभी जो है वो सत्य है। 1929 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। तो यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में किया गया, ये गलत है। क्या है? 1929 के दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया था। क्या? लाहौर शहर में, ना कि जो है लखनऊ में। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई, सही है। आंसर हो जाएगा केवल 2 जो है वो सत्य है। और यहाँ पर क्या है? असत्य कथन करना है। तो ये सत्य है और ये जो है असत्य है। तो हमारा जो आंसर हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो ये हो जाएगा। सत्य पूछ रहा है तो ये होगा। दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का जो है चयन कीजिए। तो इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी, सही है। ये पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ये भी सही।
तो ना तो एक और ना ही दो जो है असत है, दोनों सत्य है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष लंदन में आयोजित हुआ था? यह 1931 में दूसरा हुआ, 1930 में जो है वो पहला हुआ था, 1932 में जो है वो तीसरा हुआ। लंदन में हुआ यह सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, इसलिए गांधी जी की खाली हाथ लौटना पड़ा। भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू कर दिया। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। तो ये चुनाव 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था की घोषणा के आधार पर हुआ, बिल्कुल जो है सही। वयस्क मताधिकार के आधार पर हुए चुनावों में कांग्रेस को 11 में से 8 प्रांतों में सफलता मिली, ये गलत है। क्या है? गलत है। 2 साल बाद सीमित मताधिकार के आधार पर हुए चुनावों में कांग्रेस में जबरदस्त सफलता मिली। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए जो ब्रिटिश गवर्नर के देखरेख में काम करते थे। तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो केवल 84 के ए हो जाएगा। क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। 1942 में चर्चिल ने भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, ये गलत है। कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए, ये सही है। आंसर हो जाएगा 85 के बी, केवल 2 सही है। क्या है? 2 सही है। जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस दिन निर्धारित किया? इसका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय होम रूल आंदोलन के बाद राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आए, गलत है। इन्होंने खुलकर उदारवादियों का विरोध किया, सही है। आंसर हो जाएगा केवल 2 जो है वो सही है। उदारवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। ये क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती थे, सही है। मोहम्मद अली जिन्ना एक उदारवादी नेता थे, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है सही है। उदारवादियों का एक समूह था जो क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने का विचार का हिमायती था। इन उदारवादियों में गांधी जी के मान्य राजनयिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो गांधी जी की ही तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। तो कैबिनेट मिशन ने ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी, सही। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया, ये भी सही। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है सही है। गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में 1916 में। क्या है? 1916 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो नगरों में श्रमिक वर्ग के हड़ताल किया, तो ये बिल्कुल सही। मार्च 1922 में चौरी चौरा अग्निकांड के कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, गलत। 1921 में राजद्रोह का आरोप लगाकर गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, वो भी गलत। आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है। क्या है? 1 सही है। जवाहरलाल नेहरू तथा संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, सही है। नेहरू ने ही तिरंगे झंडे का प्रस्ताव पेश किया, ये भी सही। 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। भारत सरकार अंतरिम के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। क्या है? BN राव थे। भारत सरकार अंतरिम के मुख्य योजनाकार कौन थे? SN मुखर्जी थे। क्या है? SN मुखर्जी थे, बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो संविधान के मसौदे में विषयों की 3 सूचियां बनाई गई थी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, बिल्कुल सही। खनिज पदार्थों के विषय को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया, गलत है। अनुच्छेद 356 के गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 जो है वो सही है। संविधान में वर्णित कर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। आयकर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बांट दी गई, सही है। संपत्ति कर तथा बिक्री कर राज्य सरकारों के अधीन रखा गया, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों जो है सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। अंबेडकर शक्तियों का केंद्र तथा प्रांतों में बराबर विभाजन चाहते थे, गलत है। ज्यादातर राष्ट्रवादी शक्तिशाली तथा एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे, सही है। आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। क्या है? केवल 2 सही है। अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक किस दिन हुई थी? और ये 16 जुलाई 1947 को हुआ था। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा।
किस वर्ष के एक्ट के तहत पहली बार कार्यपालिका को आंशिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में, सी हो जाएगा। संविधान सभा की भाषा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत कथन का चयन कीजिए। तो समिति ने सुझाव दिया कि वह देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा होगी, बिल्कुल सही। पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा, ये 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। पहला ये गलत है। समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा, गलत। ये 2 और 3 हमारा केवल 2 और 3 सही है। तकरीबन 3 साल बाद 12 सितंबर 1947 को राष्ट्र की भाषा के सवाल पर घुलेकर के भाषा ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया। तब तक संविधान सभा की भाषा समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी थी। समिति ने राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों और विरोधियों के बीच पैदा हो गए गतिरोध को तोड़ने के लिए एक फार्मूला विकसित कर लिया था। समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी, परंतु इसे फार्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया था। घोषित नहीं किया था। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का 15 साल तक अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों की भावनाओं को शांत करने और सर्व स्वीकृति समाधान पेश करने का प्रयास किया था। दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, पहला गलत। आंसर हमारा बी हो जाएगा। यह था एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया एनसीईआरटी वस्तुनिष्ठ क्लास 6 से 12 तक हिस्ट्री का प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।